हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका इस चैनल में स्वागत है। आज हम कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मतलब कंप्यूटर की भाषा, जैसे हमारी भाषा हिंदी इंग्लिश होती है, वैसे कंप्यूटर की भी अपनी अपनी भाषा होती है, कई लैंग्वेज होते हैं। देखिए, चलते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेजेस, देखिए, ए लैंग्वेज दैट इज़ एक्सेप्टेबल टू ए कंप्यूटर सिस्टम इज़ कॉल्ड ए कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर सिस्टम में जो एक्सेप्ट होता है वो लैंग्वेज, उसे हम कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शन इन सच ए लैंग्वेज इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग और कोडिंग। जो जिस लैंग्वेज से हम उसमें लिखते हैं, उस प्रोसेस, लिखने के प्रोसेस को ही हम प्रोग्रामिंग या कोडिंग कहते हैं। यानी जैसे हम अगर कोई ऐप बना रहे हैं तो उसमें कोडिंग जो करते हैं ना, तो उसको हम प्रोग्रामिंग कहते हैं, कोडिंग कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन ये होगा कि द प्रोसेस ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शंस इन सच ए लैंग्वेज, मतलब लिखने की जो प्रोसेस होता है उस लैंग्वेज में, उसे हम प्रोग्रामिंग या कोडिंग लैंग्वेज कहते हैं। चलते हैं अब आगे। डिफरेंस बिटवीन नेचुरल लैंग्वेजेस एंड कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज और नेचुरल लैंग्वेज के बीच में क्या डिफरेंस है, देखिए। नेचुरल लैंग्वेज जैसे हमारी हिंदी इंग्लिश हम बोलते हैं, वैसे जैसे हैव ए लार्ज वोकेबलरी, मतलब ये है इसका कि हम अपने लैंग्वेज के अंदर कई बहुत बहुत सारी चीज़ बोल सकते हैं। जैसे अलग से बना के भी हम बोल सकते हैं। इसमें वोकेबलरी का मतलब ये होता है कि इसमें अनलिमिटेड भाषाएं बोल सकते हैं इसमें हम। जबकि कंप्यूटर लैंग्वेज में हैव ए वेरी लिमिटेड वोकेबलरी, मतलब लिमिटेड होता है, जिसके ज़रिए हम उस कंप्यूटर को, लैंग्वेज को की मदद से हम कोडिंग या कुछ प्रोग्रामिंग डिज़ाइन करते हैं। पीपल कैन यूज़ पुअर और इनकरेक्ट वोकेबलरी एंड ग्रामर एंड स्टिल दे कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मैसेज। अब ये क्या है, नेचुरल लैंग्वेज में जैसे हमारी लैंग्वेज, इंसान की जो लैंग्वेज होती है, वो गलत ग्रामर भी बोल सकते हैं। जैसे आजकल जिसको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती वो गलत भी बोल देते हैं, तो अभी इंसान जो है समझ जाता है उसको। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है, उसको पूरा सही सही लैंग्वेज जो है उसकी, उसके हिसाब से उसको सही सही देना पड़ेगा। अगर गलत हुआ तो वो काम नहीं करेगा। उसमें कॉमा भी लगाना भूल गए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो वो गलत बता देगा, काम ही नहीं करेगा। अब चलिए आगे। बिग एंड कॉम्प्लेक्स। अब इसमें देखिए, नेचुरल लैंग्वेज में बहुत ही बड़े होते हैं और बहुत कम कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि हम अगर कोई ग्रामर याद करते हैं तो उसमें कई तरह के रूल होते हैं, उसमें समझना पड़ता है। अनलिमिटेड रूल होते हैं इसमें। हम जो याद करते हैं, ग्रामर हो गया, इंग्लिश हो गया, इनको जो याद करते हैं, बहुत कई तरह के रूल हैं। हिंदी में हो गया, इसके रूल्स अलग हैं, इंग्लिश का रूल्स अलग है। वैसे ही इस कंप्यूटर में जो है, स्मॉल एंड सिंपल, मतलब स्मॉल मात्रा में, कम मात्रा में इसकी जो होता है, और बहुत ही आसान होता है इसको याद करना। मतलब ये है कि इसमें लिमिटेड जो होता है हमारा लैंग्वेज, उसे हम कर सकते हैं। जैसे कोई कोडिंग कर रहा है कि ए इजकल टू में 2 है, तो ए का वैल्यू 2 ही रहेगा, 3 या 4 ऐसे नहीं हो सकता है। समझ रहे हो ना? इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज़ कोडिंग में, लैंग्वेज में होती है, मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज में होती है। अब चलिए आगे। फॉलो द ग्रामर रूल बट 100% एक्यूरेसी इज़ नॉट नीडेड। इसमें जो इंसान है, जो नेचुरल लैंग्वेज है, इसमें ग्रामर रूल को फॉलो किया जाता है, बट लेकिन 100% एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें हमें। जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, अगर कोई ग्रामर का, जो कोई इंग्लिश बोल रहा है, उसमें उसने हिज हैज़ लगाना भूल गया, तो भी हम समझ जाते हैं, इसमें कोई एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसमें जो है, नीड टू फॉलो 100% एग्जैक्ट सिंटेक्स रूल्स। इसमें बिल्कुल एक 100% सही होना चाहिए उसका जो सिंटैक्स है। जैसे कॉमा लगाने के बाद ही उसमें 3 लिखना है। अगर कॉमा लगाने के बाद 3 नहीं लिखे हुए तो वो गलत एरर शो कर देगा कंप्यूटर लैंग्वेज। समझ रहे? इसमें 100% सही होना चाहिए, कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसमें
टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज एज शोन इन फिगर 6.1। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और एक हाई लेवल लैंग्वेज। अब वो जो लैंग्वेज मैंने बताया कंप्यूटर की, ये 3 टाइप्स के होते हैं, एक मशीन, असेंबली और हाई लेवल। चलते हैं हम मशीन लैंग्वेज पे। और देखिए, नोट दैट टुगेदर मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज आर आल्सो नोन एज लो लेवल। ये जो मशीन लैंग्वेज है और ये असेंबली लैंग्वेज है, इन दोनों को हम मिला के लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, और हाई लेवल तो हाई लेवल है ही, समझ रहे हो। चलिए, जनरेशन्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जनरेशन्स बताना है। जैसे हमारे कंप्यूटर का भी जनरेशन्स होता है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। जनरेशन का मतलब होता है कि पुराने ज़माने में, फर्स्ट जनरेशन मतलब पुराने ज़माने का, सेकंड जनरेशन उससे नया, थर्ड जनरेशन उससे भी और नया, जो मतलब, और लास्ट का जो जनरेशन होता है वो प्रेजेंट का होता है, समझ रहे हो। ऐसे ही है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसकी भी जो है जनरेशन्स है। फर्स्ट जनरेशन में यह हुआ था हमारा मशीन लैंग्वेज। मशीन जो लैंग्वेज हमने अभी पढ़ा है, ये फर्स्ट जनरेशन का है, और असेंबली लैंग्वेज जो था हमारा वो सेकंड जनरेशन का। और हाई लेवल लैंग्वेज जो है हमारा, ये हमारा थर्ड जनरेशन का है। और फोर्थ जनरेशन में हमारा आता है प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज। मतलब ये है कि इसमें ऑटोमेटिक ही सारा प्रॉब्लम बता देगा, क्या हुआ, कहाँ पे हुआ। ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है फोर्थ जनरेशन में। चलिए आगे देखिए, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज इज़ द लैंग्वेज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय ए कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, जैसे 0 और 1 के फॉर्म में इसको लिखा जाता है तो डायरेक्टली कंप्यूटर उसको समझ जाता है। जैसे इन अदर वर्ड, दिस इज द बाइनरी लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ 0 एंड 1। मैंने पहले बता दिया। एनी इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन इन दिस लैंग्वेज इज़ टू बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ 0 एंड 1। कोई भी इंस्ट्रक्शन, अगर हमको कोई भी कमांड हमें अगर लिखना है तो 0 और 1 के फॉर्म में हम लिखेंगे मशीन लैंग्वेज में। राइटिंग ऑफ प्रोग्राम्स इन मशीन लैंग्वेज वेरी डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड टास्क। मैंने पहले बताया था आपको कि मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 के फॉर्म में लिखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, कि कुछ भी अगर टाइप करवाना है तो 0 और 1 के फॉर्म में पहले उसको कन्वर्ट करो तब जाके होगा वो। ऐसे ही मशीन लैंग्वेज में होता है। चलिए आगे। दिस ऑपरेशन को डिनोट द ऑपरेशन विच इज़ टू बी परफॉर्म, फॉर एग्जांपल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन। और इसमें हम एडिशन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कुछ भी सब्ट्रैक्शन कुछ भी करते हैं, तो ये ऑपरेशन कोड की ज़रूरत पड़ती है। कौन सी ऑपरेशन कोड, ये देखिए। ऑपरेशन कोड को हम ये याद कर लीजिए, इसमें एक होता है ऑपरेशन कोड और एक होता है ऑपरेंड कोड। ऑपरेंड को हम एड्रेस और मेमोरी कोड ऑपरेशन कहते हैं, और ये ऑपरेशन कोड होता है ऑप कोड। द ऑपरेशन कोड डिनोट द ऑपरेशन विच इज़ टू बी परफॉर्म, फॉर एग्जांपल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन। यानी ये जो ऑपरेशन कोड होता है, इसमें हम कुछ भी फार्मूला लगाते हैं, जैसे एडिशन का प्लस लगा दिया, मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, सब्ट्रैक्शन का माइनस। ये जो होता है ऑपरेशन कोड के अंदर आते हैं। और द ऑपरेंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन कोड गिव्स द स्पेसिफिक लोकेशन एड्रेस ऑफ द डेटा टू विच द ऑपरेशन इज टू बी अप्लाइड। द ऑपरेंड जो होता है, अभी हमने जो देखा, ये रहा सेकंड वाले डब्बे में, देखिए ऑपरेंड, एड्रेस या मेमोरी। ऑपरेंड में होता है जो मेमोरी की लोकेशन होती है, उसे हम ऑपरेंड करते हैं। जैसे द ऑपरेंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन कोड गिव्स द स्पेसिफिक लोकेशन एड्रेस ऑफ द डेटा टू विच द ऑपरेशन इज टू बी अप्लाइड। जैसे अगर हम कोई डेटा रख रहे हैं, जैसे मैंने फॉर ए वेरिएबल्स में रखा, तो ये हमारा ए जो है मेमोरी लोकेशन है। इस ए मेमोरी लोकेशन पे हमारा डेटा आएगा 4, और उसके बाद बी मेमोरी लोकेशन पे हमारा डेटा आएगा 5, फिर उसके बाद सी हमारे मेमोरी लोकेशन पे डेटा आएगा ए प्लस बी, कितने हो गए 9। तो ये हमारा लोकेशन बताता है ऑपरेंड जो होता है। और ऑपरेशन क्या बोला मैंने, जो प्लस माइनस कर रहे हैं हम, ये हमारा ऑपरेशन होता है, समझ रहे हो। ऑपरेंड होता है उस लोकेशन पे हम प्लस माइनस कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। ऑपरेंड का मतलब होता है, जैसे हमने ए लिखा, उसे हम ऑपरेंड कहेंगे। ए के अंदर ही हमारा ए प्लस बी हो रहा है, समझ रहे हो। यानी हमारा जो प्लस हो रहा है कुछ भी कमांड, या ऐड हो रहा है कुछ भी कमांड, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो हमारा हो रहा है ऑपरेंड में हो रहा है।
चलिए आगे। फॉर एग्जांपल एन इंस्ट्रक्शन जैसे 011 के फॉर्म में लिख रखा है इन्होंने। चलिए छोड़िए, देखिए एडवांटेजेस ऑफ मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज के एडवांटेज क्या क्या हैं देखिए। ट्रांसलेशन फ्री, इन फैक्ट इट इज़ द ओनली लैंग्वेज दैट कंप्यूटर इज एबल टू अंडरस्टैंड। ये सिर्फ एक ही लैंग्वेज है जो जिससे कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। देयर फोर कंप्यूटर्स एक्सिक्यूट द मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम डायरेक्टली विदाउट द नीड ऑफ फॉर कन्वर्जन। ये जो ट्रांसलेशन फ्री होता है, क्यों? क्योंकि मशीन लैंग्वेज को किसी ट्रांसलेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मशीन लैंग्वेज में पहले से 0 और 1 के फॉर्म में ही हम टाइप करते हैं। समझ रहे हो ना? 0 और 1 को और ट्रांसलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको और किसी चीज़ में कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो 0 और 1 के फॉर्म में तो हम कर ही रहे हैं काम, वही बता रहा है। इनफैक्ट इट इज़ द ओनली लैंग्वेज द कंप्यूटर इज़ एबल टू अंडरस्टैंड। ये लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड करती है, इसके अलावा वो कोई से भी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करती है कंप्यूटर, 0 और 1 ही सिर्फ करती है। ठीक है। देयर फोर कंप्यूटर्स एक्सिक्यूट द मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम डायरेक्टली विदाउट द नीड फॉर कन्वर्जन। बिना किसी कन्वर्जन के ये डायरेक्टली उस प्रोग्राम को समझ लेता है कंप्यूटर। हाई स्पीड, इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा हाई होती है मशीन लैंग्वेज की, क्योंकि इसमें 0 और 1 के फॉर्म में डायरेक्ट कर रहे हैं, तो ये डायरेक्टली कंप्यूटर समझ जाता है। इसमें प्रोसेस कन्वर्जन का कोई काम नहीं रहता है, इसलिए डायरेक्टली इसकी स्पीड हाई हो जाती है। सिंस नो कन्वर्जन इज नीडेड द एप्लीकेशन डेवलप्ड यूजिंग मशीन लैंग्वेज आर एक्सट्रीमली फास्ट। यानी जो इसको एप्लीकेशन डेवलप्ड करना है उसको कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से ये फास्ट हो जाता है। अब देखिए डिसएडवांटेज ऑफ मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज के डिसएडवांटेज क्या है? जहाँ फ़ायदा है वहाँ नुकसान भी है। अब देखिए क्या है। मशीन डिपेंडेंट, ईच कंप्यूटर हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन इट्स आर्किटेक्चर, देयरफॉर मशीन लैंग्वेज में डिफर फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। जैसे अगर किसी कंप्यूटर पे हम मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस कंप्यूटर का जो लैंग्वेज जो तरीका है लिखने का, उस हिसाब से करना पड़ेगा। अगर कोई दूसरा कंप्यूटर तो उसका मशीन अलग है, तो उसके हिसाब से उसमें कोड करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो मशीन डिपेंडेंट है इसमें। ये जो हमने बोला 0 और 1 की लैंग्वेज, जो मशीन लैंग्वेज है, इसको हम कंप्यूटर पे डिपेंड करता है, मशीन पे डिपेंड करता है। मशीन लैंग्वेज जो है मशीन डिपेंडेंट होता है कि कौन से मशीन में हमें वो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी पे डिपेंड करता है वो। अब देखिए डिफ़िकल्ट टू प्रोग्राम, इस लैंग्वेज को लिखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। पहले बताया 0 और 1 के फॉर्म में लिखना बहुत मुश्किल होता है। ऑल इंस्ट्रक्शन आर टू बी रिटन इन बाइनरी फॉर्म। बाइनरी फॉर्म कहते हैं 0 और 1 को। द बाइनरी फॉर्म ऑफ ऑल द ऑपरेशन कोड ऑपरेशन एंड मेमोरी लोकेशन डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर। और सबका जो मेमोरी लोकेशन, कौन से मेमोरी लोकेशन पे कौन सा कोड लिखा गया है, ये सब। और सिर्फ 0 और 1 के कोड में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, डिफ़िकल्ट होता है। अब चलिए आगे। टाइम कंज्यूमिंग, और ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है 0 और 1 के फॉर्म में लिखने में। पहले 0 0 0 1 1 पहले से दिमाग ख़राब हो जाएगा आपका, देख लीजिए 0 और 1 के फॉर्म में लिखने में कितना हार्ड चीज़ है लिखना कुछ भी चीज़। जैसे हमें अगर कोई इमेज लिखना है, इमेज डालना है अगर प्रोग्राम में, तो 0 और 1 के फॉर्म में डालना पड़ेगा हमें। तो समझ रहे हो ना? जैसे मैं बताता हूँ, जैसे कोई कोडिंग कर रहे हैं हम, कोई ऐप बना रहे हैं, उसके अंदर सारे फूड आइटम्स होंगे, तो फूड आइटम का जो इमेज है, उस इमेज को बनाने के लिए हमें 0 और 1 के फॉर्म में कोड लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो? अब चलिए, और इस सिर्फ उस इमेज को बनाने के लिए भी हमें 0 और 1 के कोड लिखने पड़ेंगे। सोच लो कितना ज़्यादा मेहनत की काम है। अब चलिए आगे। डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई, modifying a machine language program at a later data is so difficult that many programmers would prefer to code the new logic again instead of incorporating the necessary modification in the old program। मतलब यह है कि जो पुराने हमारे प्रोग्राम है, इसको जो हमने लिखा है जो प्रोग्राम, जैसे 0 और 1 के फॉर्म में हमने लिख रखा है बहुत से प्रोग्राम्स को, कोडिंग कर चुके हैं, और हमें जाना है पिछले कोडिंग पे कि हमने कहाँ पे गलती किया है। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। खाली सब जगह 0011 मिलेगा, उसमें देखना पड़ेगा कहाँ पर हमारे गलती हुआ है। तो इसको डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई, मतलब इसको सही करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। अब चलिए आगे। असेंबली लैंग्वेज, इन असेंबली लैंग्वेज सिंबॉलिक नेम्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ बाइनरी नंबर्स। असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है,
जो अभी अभी हमने पढ़ा था मशीन लैंग्वेज, उसके बाद असेंबली लैंग्वेज, उसके बाद हमारा आता है हाई लेवल लैंग्वेज। तो हम असेंबली लैंग्वेज में देखते हैं। इन असेंबली लैंग्वेज सिंबॉलिक नेम्स आर यूज्ड इंस्टीड ऑफ बाइनरी नंबर। अब बाइनरी नंबर के जगह हम सिंबल का यूज़ करते हैं। जैसे 0 और 1 1 का था, उसको तो आज छोड़ दिया हमने, चलो हटाओ, उसका टेंशन ख़त्म। असेंबली लैंग्वेज में हम सिंबल, जैसे ए हो गया, बी हो गया, एट द रेट हो गया, इन सब सिंबल का यूज़ करते हैं हम। दिस रिड्यूस कोडिंग टाइम एंड द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन द प्रोग्रामर हैज़ टू बी रिमेंबर। और जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो सारा याद किया जा सकता है इस लैंग्वेज की मदद से। और जो कोडिंग टाइम है, जो कोडिंग करने में जितना टाइम लग रहा है वो बहुत ही कम टाइम में हो जाता है ये हमारा असेंबली लैंग्वेज में। इट इज़ आल्सो नोन एज सिंबॉलिक लैंग्वेज बिकॉज दिस लैंग्वेज एम्प्लॉय सैम्बल्स। अब इसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट हेडिंग यही है कि इस लैंग्वेज को हम सिंबॉलिक लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। और फॉर बोथ अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस दोनों के लिए ये काम होता है। जैसे अर्थमेटिक का मतलब हो गया जैसे प्लस करना, जैसे 2 + 3 करना, या फिर माइनस करना, ए माइनस, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये सारे अर्थमेटिकल ऑपरेशंस में आते हैं। और लॉजिकल ऑपरेशन में होता है जैसे 2 + 3 किया तो 4 आया, तो 4 + 3 करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा लॉजिक ऑपरेशंस होते हैं। मतलब हम लॉजिकल मतलब फ्यूचर में क्या होगा उससे, इसका मतलब यही होता है। जैसे अगर हमने एक इमेज को लोडिंग करवाया तो उस लोडिंग होने के बाद हमारा क्या डिस्प्ले किया जाएगा, तो उसे हम लॉजिकल और ऑपरेशंस कहते हैं। उसे उसका भी कोड किया जाता है। समझ रहे हो? अब चलिए आगे। मतलब ये दोनों तरह की कोडिंग हो सकती है इसके अंदर, किसके अंदर, ये असेंबली लैंग्वेज के अंदर। चलिए आगे। ऑपरेशन कोड, इसका शॉर्टकट में मैंने देखिए लिख रखा है, इज टू परफॉर्म ऐड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा। मतलब ऑपरेशन कोड मैंने बताया था, ऑपरेशन करना मतलब प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, ये सब जो है ऑपरेशन कोड में आता है। ऑपरेशन का ही मतलब ही समझ लो कि कुछ भी अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, मतलब कैलकुलेशन के लिए जो हम साइम्बल का यूज़ करते हैं, जैसे प्लस का साइम्बल, माइनस का साइम्बल, ये ऑपरेशन कोड के अंदर आते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल ऐड, मल्टीप्लाई, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये सारा जो है ऑपरेशन कोड में आता है। जो मैंने लाइन खींच रखा है बस इतना ही करना है, इसके आगे नहीं करना। और जो मैंने लिख रखा है इतना लिख देना बहुत है इसके लिए। अब देखिए ऑपरेंड, ये तो था हमारा ऑपरेशन कोड। अब ये है ऑपरेंड। ऑपरेंड मैंने पहले ही आपको बता दिया था। ऑपरेंड कंसिस्ट ऑफ सिंबॉलिक एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन। मेमोरी की लोकेशन होती है एक सिंबॉलिक एड्रेस का। जैसे हमारा 2 है तो 2 जो नंबर है हमारा कौन से लोकेशन पे है, तो हमारा a = 2 है, तो हमारा ए जो है मेमोरी लोकेशन हो गया। उस ए की मेमोरी लोकेशन पे हमारा 2 सिंबल जो है स्टोर पड़ा है। समझ रहे हो? ऑपरेंड का मतलब होता है कहाँ पर वो डेटा स्टोर है, उसे हम ऑपरेंड कहते हैं। दिस ऑपरेंड फील्ड्स कंसिस्ट ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर का हो सकता है, जैसे अल्फा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक अल्फा नहीं हो सकता है, इतना ध्यान रखिएगा। अल्फा मतलब ABCD, न्यूमेरिक मतलब 2 4। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि A1 = 2, यानी A1 में हमारा है 2 डेटा, यानी A1 की लोकेशन पे हमारा 2 है। ऐसा नहीं ले सकते हम कि 1A, 1 तो पहले ही हमारा न्यूमेरिक हो गया। न्यूमेरिक पहले नहीं होना चाहिए ऑपरेंड में, ये ध्यान रखना अपना आपको। न्यूमेरिक पहले नहीं होता है, पहले अल्फ़ा होता है। अल्फ़ा मतलब ABCD में से कुछ जेड तक कुछ भी हो सकता है आपका, ए हो सकता है, बी हो सकता है, या फिर अजय हो सकता है। अजय के बाद 1 2 3 हो सकता है। तब इज़ इक्वल टू लगा के हम जो भी स्टोर करना है, जैसे 5 स्टोर करना है या फिर A+B स्टोर करना है तो हम कर सकते हैं। उसे हम ऑपरेंड कहते हैं। ओके, देखिए कमेंट्स। अब ये कमेंट्स क्या होते हैं? द टेक्स्ट आफ्टर सेमी कॉलन इज जस्ट कमेंट्स। जो सेमी कॉलन है इसके बाद जो भी हम कुछ भी, जैसे हम पहले सेमी कॉलन लगा दिए उसके बाद हम कुछ लिख रहे हैं तो वो हमारा कमेंट्स हो गया। उस कोडिंग नहीं कहलाएगा, वो रन ही नहीं करेगा, वो सिर्फ बताएगा कि ये किस लिए लिखा गया है बस। ये अपने लिए होता है ताकि आपको याद रहे कि मैंने ये कोड किस लिए किया है, इसके बाद ये इसका मतलब क्या है। ये सारा हम अपने के लिए, अपने ही
खुद को याद रखने के लिए करते हैं या फिर दूसरों को बताने के लिए भी करते हैं कमेंट्स का यूज़, कि ये कोड इसलिए इसमें यूज़ किया गया है। अब चलिए आगे। कंप्यूटर्स आर नॉट ए पार्ट ऑफ एक्चुअल प्रोग्राम। मतलब कमेंट्स आर नॉट ए पार्ट ऑफ एक्चुअल प्रोग्राम। कमेंट्स जो होते हैं वो एक्चुअल प्रोग्राम का पार्ट नहीं होता है। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि मतलब यह है कि प्रोग्राम जो है कोई भी कोडिंग कर रहे हैं तो ये कोडिंग के अंदर नहीं आता है कमेंट। कमेंट बस अपने लिए एक लिख लेना पैराग्राफ होता है, ये हमारे लिए अपने आप को याद रखने के लिए बस। चलिए अब आगे। जैसे इसमें देखिए बिगिन ऐड एक्स कॉमा वाई है और हमने सेमीकोलन लगा दिया तो ये हमारा कमेंट्स बन गया। जैसे ऑपरेंड हो गया एक्स कॉमा वाई, कमेंट्स हो गया हमारा कॉमा सेमीकोलन लगा दिया ऐड वाई टू एक्स, वाई से एक्स तक जोड़ने के लिए हमारा ये हम अपने आप को समझने के लिए हमने ये लगाया है कमेंट्स। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड द मशीन लैंग्वेज ओनली एंड नो अदर लैंग्वेज। कंप्यूटर सिर्फ एक मशीन लैंग्वेज को ही, मशीन लैंग्वेज यानी जीरो और वन के फॉर्म में जो होता है बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज एक ही बात है, ठीक है। अब चलिए आगे। सो वी हैव चेंज असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। जो भी असेंबली लैंग्वेज है हमारा पहले उसको हम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे तभी हमारा काम करेगा, क्योंकि हमारा कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझता है। इतना आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। मशीन लैंग्वेज यानी जीरो और वन के फॉर्म में ही सिर्फ लिखना उसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं। अगर कोई दूसरा लैंग्वेज है जैसे हमारा असेंबली लैंग्वेज है, अगर इसमें हम कोडिंग कर रहे हैं तो ये पहले लैंग्वेज जो है ऑटोमेटिकली उसे कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज में, तब जाके हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। समझ रहे हो, जो हमारा कोडिंग है तब जाके रन होगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जैसे प्रोग्राम हमने कोई सा सोर्स प्रोग्राम लिखा, उसे असेंबलर है हमारा, उसे कन्वर्ट कर देगा हमारा किसमें, मशीन लैंग्वेज में, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। असेंबलर क्या करेगा, पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा यानी जीरो और वन के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बन के आ जाएगा। जो भी हमने प्रोग्राम किया है, जिस वजह से किया है, वो सारा दिखने लग जाएगा। अब देखिए आगे, एडवांटेजेस ऑफ असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज के फ़ायदे। असेंबली लैंग्वेज रिमूव्स मोस्ट ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ एमएल यानी मशीन लैंग्वेज। एडवांटेज टू असेंबली लैंग्वेज आर ईजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज़। इस असेंबली लैंग्वेज को हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं और बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। ऑपरेशन कोड यूज्ड इन मशीन लैंग्वेज कैन बी रिप्लेस्ड बाय मेमोनिक्स विच आर इजी टू रिमेंबर एंड यूज। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम कोड लिखेंगे वो अपने आप ही मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, असेंबली लैंग्वेज में। अब देखिए लेस एरर प्रोन, इसमें बहुत ही कम एरर आता है। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू कीप द ट्रैक ऑफ मेमोरी लोकेशन। इसको मेमोरी लोकेशन को ट्रैक करने की उतना ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट हम ए इजक्वल टू में 2 लिख देंगे तो अपने आप ही मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। द मेमोरी लोकेशंस आर रिप्लेस्ड बाय द वेरिएबल नेम्स। कोई भी हमारा मेमोरी लोकेशन है जैसे ए है तो वो हमारे वेरिएबल का नेम से रिप्लेस हो जाएगा। जैसे वेरिएबल का मतलब होता है ABCD। कोई भी मेमोरी लोकेशन को हमें अगर करवाना है, रिप्लेस करवाना है, तो उसके जगह हम ए लिख देंगे असेंबली लैंग्वेज में। लेकिन हमारे मशीन लैंग्वेज में ए लिखने के लिए ए नहीं लिखा जा सकता, उसमें जीरो और वन के फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। कौन से मेमोरी पे हमें डाटा स्टोर करवाना है, वो जीरो और वन के फॉर्म में हमें वो लिखना पड़ता था। लेकिन असेंबली लैंग्वेज में हम ए के फॉर्म में उस मेमोरी लोकेशन को स्टोर करवा सकते हैं। जैसे ए हमारा हो गया इज़ इक्वल टू डालना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा ए के अंदर डाटा आ जाए। समझ रहे हो, ये हमारा असेंबली लैंग्वेज है। अब चलिए आगे, easier to modify. The insertions and deletions in the program are quite easy. Therefore, revision of complete program is quite easy. मतलब मॉडिफाई करने, मतलब इसका जो भी कुछ भी अगर हम हमारे अगर पुराना कोड है उस पर जाके हमें देखना है कि कहाँ पे एरर आ रहा है, तो इसमें आराम से हम जाके देख सकते हैं कि हमारा इस मेमोरी लोकेशन पे एरर है, उसमें हम कॉमा लगाना भूल गए। तो ये सब होता है, हमारा बहुत ही आसान हो जाता है। ईजी टू प्रोग्राम। The human effort required to write a program is much less compared to that needed in writing of a machine language program. इस प्रोग्राम को लिखना बहुत ही आसान हो जाता है क्योंकि इसमें ह्यूमन का एफर्ट बहुत ही कम लगता है इन कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में बहुत जीरो जीरो वन वन के फॉर्म में लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में बस
अपना A+B डाल दो, हो गया ऐड। बहुत ही आसान होता है। चलिए आगे। एफिशिएंसी, असेंबली प्रोग्राम्स कैन रन मच फास्टर एंड यूज़ लेस मेमोरी। इससे क्या होता है कि बहुत ही तेज़ बहुत ही स्पीड में ये काम करता है हमारा जो भी प्रोग्राम है, और मेमोरी भी बहुत कम लेती है, क्योंकि इसमें बहुत कम कोड लिखने की ज़रूरत पड़ती है हमें, तो ये मेमोरी कम मेमोरी में हमारा सारा प्रोग्राम हो जाता है। अब देखिए आगे। डिसएडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज, मशीन डिपेंडेंट, ये भी मशीन के ऊपर ही डिपेंड करती है कि कौन सी मशीन कैसी है, उसके हिसाब से हमें कोड लिखना पड़ता है। डिफरेंट कंप्यूटर्स आर्किटेक्चर हैव देयर ओन मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज विच मीन्स दैट प्रोग्राम्स रिटन इन दिस लैंग्वेज ऑन वन कंप्यूटर आर नॉट रन टू अदर कंप्यूटर। मतलब ये है कि अगर एक कंप्यूटर पे वो प्रोग्राम लिख रहे हैं तो दूसरे कंप्यूटर पे काम नहीं करेगा। ये मशीन, ये असेंबली लैंग्वेज का काम का डिसएडवांटेज है। ठीक है, दूसरे कंप्यूटर में वो कोड काम नहीं करेगा। समझ रहे हो? अब देखिए आगे। दिस मेक्स इट ए लो लेवल लैंग्वेज इफ़ एन असेंबली प्रोग्राम इज़ टू बी शिफ्टेड टू ए डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर। मतलब ये है कि अगर कोई ये जो हम कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं ये सारे लो लेवल में है। असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज जो है, दोनों हमारा लो लेवल लैंग्वेज में आते हैं। अब चलिए आगे। नॉलेज ऑफ हार्डवेयर रिक्वायर्ड, हार्डवेयर की हमें क्या क्या चीज़ का नॉलेज होना चाहिए इसमें। देखिए, सिंस असेंबली लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट सो द प्रोग्रामर मस्ट बी अवेयर ऑफ ए पर्टिकुलर मशीन्स कैरेक्टरिस्टिक एंड रिक्वायरमेंट एज द प्रोग्रामर। मतलब ये जो हमारा असेंबली लैंग्वेज है ये हमारे मशीन पे डिपेंड करती है, इसलिए हमें मशीन की नॉलेज होना चाहिए कि हमारा मशीन कौन सा लैंग्वेज सपोर्ट करता है, तो उस मशीन का जो है उस मशीन के हिसाब से हम प्रोग्राम लिखते हैं उसमें। समझ रहे हो? अब चलिए आगे। लेस एफिशिएंट, a program written in assembly language is less efficient as compared to an equivalent machine language program because every assembly instruction has to be converted into machine language। इसका मतलब हुआ ये है कि इसका जो इस स्पीड है वो थोड़ा स्लो होती है। लेस एफिशिएंट मतलब हुआ इसका स्पीड स्लो होती है इन कंपैरिजन टू मशीन लैंग्वेज, क्योंकि मशीन लैंग्वेज तो डायरेक्टली 0 और 1 के फॉर्म में हम प्रोग्राम करते हैं तो बहुत ही आसानी से वो कन्वर्ट कर देता है। लेकिन इसमें असेंबली लैंग्वेज क्या है, इसमें हम पहले A=2 लिखेंगे तो ये हमारा पहले 0 0 0 1 के फॉर्म में कंपाइलर जो है इसको कन्वर्ट करेगा, तब जाके हमारा ये आएगा, हमारा जो भी आउटपुट आएगा वो आएगा। स्लो डेवलपमेंट टाइम, मतलब कुछ भी अगर हम प्रोग्राम बना रहे हैं, कुछ भी हम कोडिंग कर रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप बनाना है तो व्हाट्सएप को जो कोडिंग कर रहे हैं तो इसमें कोडिंग करने में बहुत टाइम धीरे धीरे होगा, बहुत टाइम लगेगा। वैसे तो मशीन लैंग्वेज में इससे भी ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन इसमें भी जो है टाइम लगता है इन कंपैरिजन टू हाई लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज की तुलना में ये थोड़ा स्लो है। चलिए देखते हैं। High level language HLL. In the high level language, symbols and words are similar to those of ordinary arithmetic and English. So it is English like language. इसका मेन हेडिंग यही है कि हाई लेवल लैंग्वेज में हम इंग्लिश की तरह यूज़ कर सकते हैं। जिस प्रकार हम इंग्लिश लिखते हैं जैसे अजय कुमार यादव, ऐसे ही इसमें भी हम हाई लेवल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। जैसे हो गया लेट A=40, अजय इजकल टू में 20, ऐसे हम डाल सकते हैं इसमें हाई लेवल लैंग्वेज में इंग्लिश के फॉर्म में। देखिए, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कंप्यूटर ऑन विच द प्रोग्राम इज़ टू बी यूज्ड। और ये कंप्यूटर पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ये हर एक किसी भी कंप्यूटर पे काम कर जाएगा ये लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज में, ये खासियत है। सिंस दिस लैंग्वेजेस एम्प्लॉय प्लेन इंग्लिश एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इसमें हम प्लेन इंग्लिश यानी सिंपल सादा इंग्लिश हम लिख सकते हैं, और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यानी 2+3 4 करवा सकते हैं। ऐसे ये होता है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में। इसमें हमें वो सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली ऑटोमेटिकली ये कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज में। ये डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, ये नहीं कि असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसके बाद मशीन लैंग्वेज में करेगा, ऐसा नहीं है। हाई लेवल लैंग्वेज डायरेक्टली इसको कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, तब जाके वो हमें आउटपुट देगा। चलिए अब आगे। इट इज़ ईजी टू लर्न एंड राइट, इसको लिखना और याद करना बहुत ही आसान है हाई लेवल लैंग्वेज को, क्योंकि ये इंग्लिश के फॉर्म में आसानी से हम इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज आर आल्सो नोन एज कंपाइलर लैंग्वेज, कंपाइलर के लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। कंपाइलर का मतलब हुआ कि
जो भी हमने कोड लिखा है, जैसे अजय लिखा है, अजय इज इक्वल टू 2, तो इसको पहले कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज 001 के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, तब जाके ये एग्जीक्यूट होगा, यानी हमें आउटपुट देगा। तो इसका मतलब हुआ कंपाइलर लैंग्वेज कहते हैं इसको हम। चलिए आगे। इन हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर रिटन इन ए सीक्वेंस। हाई लेवल लैंग्वेज में हम प्रोग्राम को सीक्वेंस में लिखते हैं, जैसे एक के बाद एक लिखना पड़ता है, ये नहीं कि पहले उससे लिख दिया और दूसरे बाद में इसे लिखा, तो ऐसे में ये हमारा एरर शो करने लगेगा। इसलिए हमें इसको सीक्वेंस में लिखना पड़ता है। जैसे अभी बताता हूँ, देखिए, लेट ए हमारा 40 है, लेट बी हमारा 70 है, लेट सम इजकल टू ए प्लस बी, प्रिंट सम। अगर हम इसमें ये हमारा सीक्वेंस में आ रहा है, अगर हम इसमें ये कर दें कि लेट सम इजकल टू ए प्लस बी है, वो ऊपर लिख दें सबसे ऊपर, उसके बाद हम इस सब को लिखें, तो इस ऐसे ही एरर शो करने लगेगा, बताएगा कि ये गलत है, ये नहीं हो सकता। इसे कहते हैं हम हाई लेवल लैंग्वेज। इसका ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो सीक्वेंस में लिखा जाता है, लाइन बाय लाइन लिखा जाता है। ठीक है, अब चलिए आगे। टू वर्क ऑन ए कंप्यूटर वी हैव टू चेंज द हाई लेवल प्रोग्राम सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। कंप्यूटर पर काम करने के लिए हमें पहले हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना पड़ेगा मशीन लैंग्वेज में। वो मैंने पहले ही आपको ये बता दिया था। द ट्रांसलेशन इज कैरिड आउट बाय द कंप्यूटर itself using one or the other two translating programs known respectively as compiler and interpreter। और ये जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, इसके अंदर ही मौजूद होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर, जिसे हमें बस इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ती है इस लैंग्वेज के अंदर। कंपाइलर जो होता है, ये जो हम कुछ भी कोडिंग करते हैं उसको मशीन लैंग्वेज 001 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और या इंटरप्रेटर भी कह सकते हैं हम इसको। अब चलिए आगे देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज डायग्राम देखिए। हाई लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट जो हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर जो है पहले कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, उसके बाद देखिए मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम लिखा है ना। हाई लेवल लैंग्वेज कंपाइलर मशीन लैंग्वेज, कंपाइलर जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। अब देखिए, एडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, ईजी टू लर्न एंड यूज़। हाई लेवल लैंग्वेज का एडवांटेज ये है कि उसको याद करना और यूज़ करना बहुत ही आसान है। पहले ही बता दिया मैंने कि बहुत ही आसानी से हम इंग्लिश लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं इसको, इसलिए बहुत ही आसान होता है। द एचएलएल बीइंग सिमिलर टू कॉमनली यूज लैंग्वेज इंग्लिश आर क्विट इजी टू लर्न एंड यूज़। बहुत ही आसान होता है इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना ये सब। मशीन इंडिपेंडेंट, हाई लेवल लैंग्वेज आर कंप्यूटर इंडिपेंडेंट। कंप्यूटर पे डिपेंड नहीं करता है हाई लेवल लैंग्वेज। ये हम किसी भी कंप्यूटर में कोडिंग कर सकते हैं और किसी भी कंप्यूटर में इसकी कोडिंग रन कर जाएगी, मतलब चल जाएगा। दिस मीन दैट प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी यूज ऑन अदर कंप्यूटर विदाउट चेंज। बिना किसी चेंज के हम इसको दूसरे कंप्यूटर में भी यूज़ किया जा सकता है। चलिए आगे। इजी डिबगिंग, एरर करेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ प्रोग्राम इट इज़ ईजियर। डिबगिंग का मतलब होता है, मैंने पहले ही आपको दूसरे चैप्टर में बता दिया एरर और करेक्शन वाले में, कि इजी डिबगिंग का मतलब होता है एरर को सही करना। एरर करेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ प्रोग्राम इज ईजियर, बहुत ही आसान हो जाता है इसके हाई लेवल लैंग्वेज में, क्योंकि इसमें आसानी से हमें लिखा हुआ रहता है कि अजय का नाम, अजय में हमारा वेरिएबल 4 है, तो अगर हमें उसके जगह 3 डाल दिया गलती से, तो हमारा बता देगा कंपाइलर या हाई लेवल लैंग्वेज की आपने जो अजय लिखा है उसमें एरर आ रहा है, तो हम डायरेक्ट जाके अजय के अंदर वो एरर को सॉल्व कर सकते हैं। समझ रहे हो? अब चलिए आगे। नो नॉलेज ऑफ इंटरनेट स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर, इसमें किसी भी इंटरनल स्ट्रक्चर की नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है कंप्यूटर का। जैसे उसमें असेंबली लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में हमें कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए था कि ये मशीन है, इसी पे काम करेगा, इसलिए हमें इस हाई लेवल लैंग्वेज में जो है हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें बस लैंग्वेज पढ़ना है, चाहे वो कंप्यूटर कोई सा भी हो, किसी सब पे काम कर जाएगा। इसका मतलब यही हुआ। राइटिंग सोर्स प्रोग्राम इन दिस लैंग्वेज डज नॉट रिक्वायर द नॉलेज ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर का जो भी कुछ भी स्ट्रक्चर है, यानी उसका कुछ भी सिस्टम है कि इस पे ये लैंग्वेज सपोर्ट करेगा या नहीं, इसके कोई भी नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। ये डायरेक्टली हम किसी भी कंप्यूटर पे यूज कर सकते हैं। देखिए आगे। ईजियर टू मेंटेन, इसे मेंटेन करना बहुत ही आसान है, इसको सुधार करना या इसको
सही से रखना इस कोडिंग को बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे मैंने पहले बोला था इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, इसलिए हमें ये सब करना बहुत ही आसानी पड़ जाती है। अब देखिए आगे, इजी डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है लाइन वाइज लाइन लिखना, उसमें कमेंट करना, ये सारे जो है डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है। उसमें डॉक्यूमेंटेशन अपने आप के लिए करते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए, दूसरों को समझ में आ जाए, कंप्यूटर के लिए नहीं होता ये। इजी डॉक्यूमेंटेशन मतलब होता है सीरियल वाइज हम अपने आप को समझाने के लिए लिखते हैं। सिंस द स्टेटमेंट रिटन इन हाई लेवल आर सिमिलर टू नेचुरल लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग होता है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। जो हाई लेवल लैंग्वेज है जो हमारा, जैसे ए इजकल टू में 2 है, हमने कोडिंग किया है इस हाई लेवल लैंग्वेज में, तो ये जो नेचुरल लैंग्वेज है हमारा, उस हाई लेवल लैंग्वेज के आगे हम कमेंट डाल के नेचुरल लैंग्वेज में हम इसको लिख देंगे कि ए कि उसमें लिखेंगे कि ये हमारा कोडिंग है, ए के अंदर ये a+2 आ रहा है, इसको 4 किया जा रहा है। ये हमने अपने समझने के लिए उसमें लिखा है, इसको हम कहेंगे इजी डॉक्यूमेंटेशन। मतलब डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए उसमें, अपने आप को समझाने के लिए ये सब किया जाता है। चलिए आगे, ये देखिए लिखा भी है, ई बी इजिली अंडरस्टूड बाय ह्यूमन बीइंग एज ए रिजल्ट द कोड इज ऑब्वियस दैट इज देयर इज फ्यू और नो नीड ऑफ फॉर कमेंट्स टू बी इंसर्टेड इन प्रोग्राम। इसमें किसी कमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको डॉक्यूमेंट को इस तरह से हम डिज़ाइन करते हैं जिसकी मदद से हमें वो पता चल जाता है हमें कोड किस लिए लिखा है। कोई कमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे हमने कोई कमेंट करते हैं, मतलब सेमीकोलन लगा के अगर कुछ डालते हैं तो उस कमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब चलिए आगे, डिसएडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज का डिसएडवांटेज क्या हुआ? अब मतलब हाई लेवल लैंग्वेज का भी कुछ खराबी है। देखिए क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इज फर्स्ट ट्रांसलेट्स इनटू मशीन लैंग्वेज। पहले तो हाई लेवल लैंग्वेज जो है मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगी, और इसका प्रोसेस करने में दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इंक्रीज द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। यानी जो भी हमने एप्लीकेशन बनाया कोडिंग के ज़रिए, उसको पहले तो ट्रांसलेट करेगा मशीन लैंग्वेज में, उसके बाद वो एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद हमें आउटपुट मिलेगा क्या हुआ नहीं हुआ। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए इसको लेस एफिशिएंट में रखा गया है। चलिए आगे, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी बिकॉज द ऑटोमेटिक फीचर्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज ऑलवेज अकर एंड आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द प्रोग्रामर। और इसका मतलब ये हुआ कि लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब हुआ कि जो यूज़र है, जो प्रोग्रामर है, जो प्रोग्राम लिख रहा है, ये उसके कंट्रोल पे नहीं हो पाता जगह, क्योंकि जो प्रोसेस होता है इसके अंदर वो कंपाइलर करता है, वो कंपाइलर उसको कन्वर्ट करता रहता है, इसलिए हमें लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इसको कहेंगे। चलिए आगे, फोर्थ जनरेशन। अब देखिए हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन तो हमने कर लिया, अब फोर्थ जनरेशन पे आ जाओ। फोर्थ जनरेशन हमारा होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज के भी बहुत बाप होता है, समझ रहे हो ना। हाई लेवल लैंग्वेज तो हम यूज़ करते ही हैं, उस वो आसान होता ही है, लेकिन उससे भी बढ़िया एक और है फोर्थ जनरेशन का लैंग्वेज। फॉरवर्ड प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज कहते हैं इसको हम। जैसे हाई लेवल लैंग्वेज के बाद प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज कहते हैं, और इसको आल्सो कॉल्ड 4G लैंग्वेज, यानी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं इसको। चलिए आगे, द फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आर नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज एंड हैंस द आर हाईली यूज़र फ्रेंडली। बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होती है। मतलब अगर हम कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी कोडिंग कर रहे हैं, व्हाट्सएप का अगर कुछ कोडिंग कर रहे हैं, जैसे मैंने कुछ भी लिखा, जैसे ए लिखा, तो उसके ए लिखते ही अपने आप ये कोडिंग बताएगा कि ए आप किस लिए लिख रहे हो, ये आपका लोकेशन है, तो तुरंत तुरंत हम उसको लिख देंगे उस, यानी ये हमें तुरंत बता देता है। बहुत ही ज़्यादा ये एडवांस होता है। देखिए अभी समझाएंगे आगे। देखिए, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आर द इजीएस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल टुडे। आज के ज़माने में जो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है, इसी को हम यूज़ कर रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पे। देखिए, द सिंटैक्स एंड ग्रामर ऑफ दिस लैंग्वेज वेरी इजी टू लर्न, प्रोग्रामिंग इन कैन बी क्विकली लर्न। इसमें यह है, फोर्थ जनरेशन तक के लैंग्वेज में तो हमें ध्यान देना पड़ता था कि कॉमा डालना है,
उसके बाद हमें जैसे सी लैंग्वेज हो गया, सी लैंग्वेज में हमें कॉमा ये सब सारा चीज़ जो है ध्यान रखना पड़ता है, तभी वो जाके काम करेगा, नहीं तो अगर एक भी कॉमा मिस किए तो वो काम नहीं करेगा। लेकिन फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर प्रोग्राम लैंग्वेज में हम कॉमा जो है अगर नहीं भी लगाते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली वो कॉमा लगा देगा। फोर्थ जनरेशन के एडवांस फीचर यही है इसका, मतलब इसमें कई तरह के फीचर्स आ जाते हैं, समझ रहे हो, अलग अलग तरह के फीचर्स होते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि सिंटैक्स और ग्रामर की इसमें उतना ध्यान नहीं देना पड़ता है, इजी टू लर्न, बहुत ही आसान हो जाता है याद करने इसको। प्रोग्रामिंग इन दिस लैंग्वेज डू नॉट रिक्वायर प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस इन अदर लैंग्वेज, किसी दूसरी लैंग्वेज की एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये अपने आप ही ये सारा चीज़ बता देता है। दे कैन बी क्विकली लर्न, बहुत ही आसानी से इसको हम याद कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में लिखा रहता है और अपने आप ये बताते रहता है कि आपको आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ये लैंग्वेज बहुत ही फास्ट होती है, चलिए फास्ट तो नहीं होती है, स्लो होती है, अभी देखिए आगे बढ़ते गए। वैसे आसान होता है लिखना इस लैंग्वेज में कोई भी कोडिंग का। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसका एग्जांपल है एसक्यूएल, ये लैंग्वेज का नाम है इसका, एडवांस लैंग्वेज। और एडवांस लैंग्वेज में हम बताते हैं आपको, जैसे हो गया जावा, जो एक वी एस स्टूडियो, वी एस कोड हो गया। इस वी एस कोड के अंदर हम कई तरह के लैंग्वेज लिख सकते हैं, जावा, पाइथन, ये सारे एडवांस लैंग्वेज हो गए हमारे। एडवांस यानी प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज, पाइथन हो गया, ये सारे हमारे एडवांस में आते हैं। फीचर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के क्या क्या खासियत है देखिए। दे आर मच इजियर टू लर्न एंड यूज़, बहुत ही आसान होता है इसको याद करना और यूज़ करना, क्योंकि अपने आप ही इसमें ऑटोमेटिकली बता दिया जाता है आपको आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अब देखिए, कुछ भी अगर हम टाइप करते हैं तो अपने आप ही उसमें ऑप्शन आ जाता है, ये क्लिक कीजिए तो ये हो जाएगा, समझ रहे हो, इसका मतलब ये हुआ। फीवर कमांड्स आर रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश द टास्क, बहुत ही कम कमांड की इसमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पहले मैंने आपको बता दिया, बस ए लिखो उसके अकॉर्डिंग वो ऑप्शन आ जाएगा आपको, बस उस पर क्लिक मारो पूरा आ जाएगा, पूरा लिखा जाएगा अपने आप ही। मतलब ये है कि ज़्यादा कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। अब तीसरा, दे प्रोवाइड कन्वेंशन फीडबैक ऑन सिंथेटिक मिस्टेक्स, यानी अगर हम कुछ भी मिस्टेक करते हैं तो अपने आप ही बता देगा ये आपका मिस्टेक है, इसको सुधार कीजिए। चलिए अब आगे। इम्प्रूव्ड प्रोग्रामर प्रोडक्टिविटी बाय अबाउट 3-4 टाइम्स, 3-4 बार ये अपने आप ही सही कर देता है प्रोग्रामिंग की एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं 3-4 टाइम्स। सम हाई लेवल लैंग्वेज, कुछ हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं देखिए। बेसिक, हाई लेवल लैंग्वेज का नाम है ये, बेसिक हो गया। बिगिनर्स ऑल पर्पस असेंबली इंस्ट्रक्शन कोड, ये याद कर लीजिएगा। बेसिक में क्या होता है, बेसिक नाम से ही पता चल रहा है कि जो बेसिक बेसिक जानता है, जैसे कोई बेसिक वाज वन ऑफ द फर्स्ट लैंग्वेज अवेलेबल ऑन माइक्रो कंप्यूटर्स, बेसिक इज सुटेड टू बोथ द बिगिनर्स। हाँ बिगिनर्स, देखिए बेसिक जो जानता है वो बिगिनर्स कहलाते हैं, इसको ऐसे याद करने का तरीका है। बेसिक इज सुटेड टू बोथ द बिगिनर्स एंड एक्सपीरियंस्ड प्रोग्राम, जो एक्सपीरियंस है प्रोग्राम करने का उसके लिए भी है, और बिगिनर जो अभी शुरू भी कर रहे हैं प्रोग्राम लिखने के लिए उसके लिए भी ये लैंग्वेज है बेसिक लैंग्वेज, ठीक है। बेसिक इज सुटेड फॉर ऑल 4 एप्लीकेशन एरियाज, जैसे बिजनेस हो गया, गवर्नमेंट हो गया, इंजीनियर, कोई इंजीनियर एरिया में, गवर्नमेंट सरकारी काम में भी इस कोडिंग का यूज़ किया जाता है, इस हाई लेवल्स का यूज़ किया जाता है, यानी बेसिक लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। अब चलिए, Fortran Formula Translation. It is one of the oldest and the most popular high-level language, originally developed by IBM International Business Machine. ये जो है फोर्ट्रैन, ये बस आप याद कर लीजिए, बस इसका हाई लेवल लैंग्वेज होता है, फोर्ट्रैन भी होता है, सबसे पुराना लैंग्वेज होता है, मोस्ट पॉपुलर हाई लैंग्वेज, बहुत ही पॉपुलर हाई लैंग्वेज होता है। बस ये लाइन लिख दीजिएगा इसका, बहुत इतना ही है, काफ़ी है। कोबोल भी होता है। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन बिजनेस एप्लीकेशन, ये ज़्यादातर बिजनेस एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है। इट इज़ कंपाइलर लैंग्वेज, से हम कंपाइलर लैंग्वेज भी कहते हैं। कोबोल यानी बिजनेस में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, और कंपाइलर लैंग्वेज कहते हैं इसको, याद कर लीजिए, बस इतना ही है इसका। पास्कल एक है, पास्कल भी कर लीजिए, बस पास्कल का हेडिंग हेडिंग कर लीजिए, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। सी लैंग्वेज,
सी लैंग्वेज तो सभी पता है। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी वॉज डेवलप्ड बाय बिल लेबोरेटरी। बिल लेबोरेटरी के द्वारा डेवलप किया गया था सी लैंग्वेज को 1960 में। इन ऑर्डर टू डेवलप ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स। यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बता दिया, जैसे विंडो 10 आजकल चल रहा है, विंडो 11 चल रहा है लेटेस्ट। तो वैसे ये यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, इसको बनाने के लिए सी लैंग्वेज का डेवलप किया गया। सी लैंग्वेज जो है उसको बनाया गया ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स का बनाया जा सके। ये बिल लेबोरेटरीज ने किया था। विच इज़ यूज्ड बोथ इन लार्जर एंड पर्सनल कंप्यूटर्स नाउ। जो कि बड़े बड़े कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर राइटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना, डेटाबेस प्रोग्राम और साइंटिफिक एप्लीकेशन बनाना के लिए यूज़ किया जाता है सी लैंग्वेज को। चलिए आगे। ADA नेम्ड आफ्टर लेडी आडा लवलेस। ये बहुत ही आसान है, लवलेस के नाम से आ रहा ये ADA जो है हाई लेवल लैंग्वेज का नाम है। ADA बहुत ही आसान है, इसको कर लीजिएगा। एक सी करिएगा, एक बेसिक करिएगा और ये ADA करिए, और एक कोबोल, ये सब कर लीजिए। जो जो मैंने टिक लगाया है इतना तो करना ही है। इतने सारे छुड़वा रहा हूँ मैं, उनमें से इतना भी कर लेंगे ना, बहुत है, इतना बहुत ज़्यादा है इतना। चलिए, स्टूडेंट सी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ चार्ल्स बेबेज, द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस एंड इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। जो पूरे संसार में जो पहला प्रोग्रामर है वो है चार्ल्स बेबेज। और ये जो है चार्ल्स बेबेज का की ही एक स्टूडेंट थी लवलेस, उसी के नाम पे ये ADA लिखा गया प्रोग्राम। प्रोग्राम का नाम है, मतलब लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है ये। इस ADA लैंग्वेज एक होती है, इसके अंदर भी हम कोडिंग कर सकते हैं। चलिए आगे। एक कोमल है, ये बहुत ही आसान है। कोमल मतलब कोमली, मतलब बहुत ही आसान नाम है, इसको याद कर लीजिए। कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। अगर ये फुल फॉर्म नहीं भी करोगे तो चलेगा, कोमल बस हेडिंग डाल दीजिए, उसके बाद लिखिए इसको कि कोमल जो है इट इज़ यूज्ड बाय स्कूल्स। स्कूल में के द्वारा यूज़ किया जाता है, क्योंकि स्कूल में कोमल कोमल लड़के लड़कियाँ होती हैं, इसलिए कोमल नाम से इसको याद करने का तरीका है। ठीक है, इट इज़ यूज्ड बाय स्कूल्स, स्कूल्स के द्वारा ये याद किया जाता है। एंड इज़ क्वाइट सिमिलर टू पास्कल, पास्कल के जैसा ही होता है ज़्यादातर कोमल लैंग्वेज। चलिए आगे। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, लैंग्वेज प्रोसेसर, ये है मेन चीज़। देखिए अब लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना, पहले बताया मैंने, अगर कोई लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज हो गया और थर्ड जनरेशन लैंग्वेज हो गया, जैसे हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है, एक है हमारा एडवांस लैंग्वेज जो होता है प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये सारे लैंग्वेज जो है प्रोसेस करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं तब मशीन लैंग्वेज में, तब जाके हमारा लैंग्वेज काम करता है, तब जाके प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होता है, आउटपुट मिलता है हमें। अब देखिए, लैंग्वेज ट्रांसलेटर आल्सो कॉल्ड लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर को हम लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स परफॉर्म द ट्रांसलेशन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। पहले मैंने आपको बता दिया कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। वैसे ये असेंबली लैंग्वेज में नहीं करता, डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज में करती है। ठीक है, तभी तो मशीन लैंग्वेज इसको समझता है, तब जाके एक प्रोग्राम हमारा चलता है। अब देखिए आगे। असेंबलर्स कन्वर्ट द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। असेंबलर क्या करता है, ये सिर्फ असेंबली लैंग्वेज में यूज किया जाता है। जो हमारा असेंबली लैंग्वेज है वो, उसमें हमारा असेंबलर एक प्रोग्राम होता है, जो कन्वर्टर होता है, जो हमारा क्या कहते हैं इसमें यहाँ पे बता रखा है, ट्रांसलेटर होता है, प्रोसेसर होता है असेंबलर, जो सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, हमारा 3-4 लैंग्वेज है, उसमें से असेंबली लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट कर रहा है, असेंबलर करेगा। अब चलिए आगे देखिए, यहाँ प्रोग्राम लिखा गया, फिर उसको असेंबलर ने कन्वर्ट कर दिया ऑब्जेक्ट प्रोग्राम यानी मशीन लैंग्वेज में। अब देखिए आगे। फंक्शंस ऑफ एन असेंबलर आर, असेंबलर का फंक्शंस, इट ट्रांसलेट्स असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। ये असेंबलर है, ये पहले असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में मतलब ट्रांसलेट करेगा।
मैंने बता ही रखा है, बार बार इसमें आ रहा है। इट्स चेक्स द सिंटैक्स ऑफ असेंबली प्रोग्राम। मतलब ये है, ये सिंटैक्स जो होता है असेंबली प्रोग्राम का, उसको चेक करता रहता है ये जो ट्रांसलेटर है, असेंबलर है। समझ रहे हो? चलिए आगे। सिंटैक्स का मतलब समझ रहे हो, जो लाइन बाय लाइन लिखा गया है या नहीं लिखा गया है, ये सारा सिंटैक्स कहलाते हैं। या फिर कॉमा लगाया है नहीं लगाया, ये सारा सिंटैक्स के अंदर आते हैं हमारे। अब कंपाइलर आ गया। कंपाइलर का काम भी वही होता है। देखिए, द कंपाइलर ट्रांसलेट्स द सोर्स प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। काम तो ये होता है, लेकिन ये सिर्फ हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करती है कंपाइलर। असेंबली लैंग्वेज को तो असेंबलर करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर करता है। समझ रहे हो? इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को हम मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम भी कहते हैं। अब चलिए देखिए, इसमें हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में पहले हमने पढ़ा था, कोबोल हो गया, फोर्ट्रैन हो गया, C++, C हो गया, ये सारे हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में आते हैं। सोर्स प्रोग्राम में देखिए, यानी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम जो है, ये कंपाइलर उसको कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम यानी मशीन लैंग्वेज में करेगा। चलिए आगे। ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस द कंपाइलर रीड्स द सोर्स प्रोग्राम एंड चेक्स द सिंटैक्स। मतलब जब ट्रांसलेट किया जाता है, जो कंपाइलर है, जो हाई लेवल लैंग्वेज को जब ट्रांसलेट करता है, उसी समय जो है कंपाइलर चेक करता है कि उसका जो ग्रामटिकल रूल है वो फॉलो कर रहा है कि नहीं। मतलब ये है कि उसमें उसने कॉमा लगाया है कि नहीं, और उसको 1 by 1 लिखा है कि नहीं, मतलब सीरियल वाइज लिखा है या पहले ही दूसरा लिख दिया दूसरा तीसरा लिख दिया। तो ये सारा चीज़ कौन चेक करता है? जब वो ट्रांसलेशन करता है ना कंपाइलर, उस समय ये सारा चीज़ चेक हो जाता है। अगर इफ़ देयर इज़ एनी एरर, अगर कोई एरर आता है तो कंपाइलर जनरेट एरर करता है, कोई भी मैसेज दे देता है कि यहाँ पर आपका मिस्टेक है, विच इज़ यूजुअली डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, जो हमारी स्क्रीन पर दिखाई देता है। अब इंटरप्रेटर क्या होता है? देखिए, कंपाइलर क्या करता है, हमारा पूरा एक साथ जो है सारा प्रोसेस करवा देता है, सारे कोड को एक साथ ट्रांसलेट करता है। और इंटरप्रेटर क्या करता है कि एक लाइन वाली कोड को ट्रांसलेट करेगा, उसके बाद फिर हम दूसरे लाइन पे जाएंगे, फिर उसको ट्रांसलेट करवाएंगे। समझ रहे हो? लाइन बाय लाइन ट्रांसलेटर कहलाता है इंटरप्रेटर। इसका शॉर्टकट में लिख रखा है मैंने। देखिए, इंटरप्रेटर इज अनदर टाइप ऑफ ट्रांसलेटर यूज्ड फॉर ट्रांसलेटिंग हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। अब देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए हम एक और ट्रांसलेटर का यूज करते हैं, जिसका नाम है इंटरप्रेटर। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर दोनों जो है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। बाकियों का हमारा एक ही, मतलब जो असेंबलर है उसको उसके लिए सिर्फ असेंबली लैंग्वेज है, उसके लिए सिर्फ हमारा असेंबलर जो होता है ट्रांसलेटर, वही सिर्फ करता है। बाकी हमारा हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों तरीके से हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब देखिए आगे, डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में क्या डिफरेंस है? देखिए, कंपाइलर जो है सोर्स प्रोग्राम यानी पूरा सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देता है, पूरा एक साथ सारा डाटा को कन्वर्ट करता है कंपाइलर। और इंटरप्रेटर जो है हमारा, वो एक एक करके लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। जैसे देखिए, कहाँ गया इंटरप्रेटर? कंपाइल ट्रांसलेट द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। इंटरप्रेटर हमारा लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, कंपाइलर हमारा एक साथ एंटायर प्रोग्राम यानी एक साथ सारे प्रोग्राम को करता है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, रिक्वायर्स लेस मेन मेमोरी, बहुत ही कम मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है किसमें? इंटरप्रेटर में, क्योंकि उसमें लाइन बाय लाइन होती है। और कंपाइलर में जो होता है मेन मेमोरी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत सारा इसमें यूज़ किया जाता है। तो अब देखिए, गुड फॉर फास्ट डिबगिंग एंड टेस्टिंग। वही जो है हमारा इंटरप्रेटर, ये डिबगिंग करने के लिए यानी एरर को चेक करने के लिए, सही करने के लिए उसको बहुत ही ज़्यादा फास्ट हमारा चेक हो जाएगा। क्योंकि ये लाइन में किसी एक लाइन में हो गई उसका फॉल्ट तो तुरंत बता देगा इस लाइन में है। मतलब उसी लाइन के अंदर ही है,
जो भी फॉल्ट है तुरंत बता देगा कौन से वर्ड पे आपका फॉल्ट है। यानी इसको ढूंढना बहुत ही आसान है, एक लाइन के अंदर ही कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी वो तुरंत बता देगा। और ये है, और इसमें है हमारा क्या नाम, कंपाइलर में जो होता है स्लो फॉर डिबगिंग एंड टेस्टिंग। इसमें बहुत ही धीरे धीरे हम इसको सही कर सकते हैं। अगर कोई एरर आ गया तो उसमें पहले पता लगाना पड़ेगा कि कहाँ पर एरर आया है, कौन से लाइन में आया है, समझ रहे हो। और इसमें क्या है कि उस एक ही लाइन में किस जगह पे आया है ये आसानी से इसमें बता देता है इंटरप्रेटर में। इन दोनों में बस ये डिफरेंस है, समझ रहे हो ना। अब चलिए, एक्सिक्यूशन टाइम इज़ मोर, यानी इंटरप्रेटर में जो है इसको प्रोसेस करने में ज़्यादा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि लाइन बाय लाइन पहले प्रोसेस करेगा, पहले एक लाइन को प्रोसेस किया, उसके बाद दूसरी लाइन शुरू करेगा, उसके बाद तीसरी लाइन, ऐसे करने में इसको बहुत टाइम लग जाता है इसको प्रोसेस करने में। और लेकिन ये कंपाइलर जो है एक ही साथ सारा करता है तो उसको प्रोसेस करने में बहुत ही आसानी से प्रोसेस कर देता है, बहुत कम टाइम में प्रोसेस कर लेता है, ठीक है। अब देखिए, नो सिक्योरिटी ऑफ सोर्स कोड, इसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती है। इसमें लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटर में, इंटरप्रेटर को आप लाइन बाय लाइन इसे याद कर लो। अब देखिए, सिक्योरिटी ऑफ सोर्स कोड मतलब सोर्स कोड की इसमें सिक्योरिटी होती है कंपाइलर में, कि आपका जो कोड है कोई चुरा नहीं सकता है। अब अगर कहीं अगर कोई ऐप बना रहे हो उसमें से ये जो कोडिंग कर रहे हो ये सारा कोडिंग आपकी सेफ रहेगा, अब इसे कोई भी हैक नहीं कर पाएगा। लेकिन जो है इंटरप्रेटर में इसमें हैक कर सकता है आपका लाइन बाय लाइन में। अब देखिए लिंकर, when high level languages were developed, approach of modular programming was also promoted. In this approach, instead of developing the program as a whole single entity, it is broken into sub programs and subroutines are stored in separate files. This is done because it is easier to develop, test and debug the small programs instead of a huge lengthy program. लिंकर क्या करता है, इसको लिंक करता है, देखता है इसमें कुछ एरर है कि नहीं है, ये सारा इसको सुधार करता है। अब देखिए आगे, लोडर, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लिंकर, ये देखिए लोडर कर लीजिए बस। इन कंप्यूटर सिस्टम ए लोडर इज़ द पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कंप्यूटर ये लोडर है वो पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम से मतलब हो गया हमारा कोई जैसे एम एस कह रहा हूँ, ये विंडोज़ 10 विंडोज़ 11 जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारा हमारा जो है कंप्यूटर लोडर जो है इसका पार्ट है। मतलब विंडोज़ 10 विंडोज़ 11 जो हमारा है उसका पार्ट है लोडर, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग प्रोग्राम्स एंड लाइब्रेरीज। अब देखिए, लोडर नाम से पता चल रहा है लोडिंग करता है। जैसे अगर हम हमारे पास विंडो 10 है विंडो 11 है कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर के अंदर जो भी हम कुछ भी अगर हम करते हैं तो उसको लोड कौन करता है, उसको प्रोसेस कौन करता है, ये हमारा लोडर करता है, उसे हम लोडर कहते हैं। इट प्लेसेस प्रोग्राम्स इनटू मेमोरी एंड प्रिपेयर्स देम फॉर एग्जीक्यूशन। ये लोडर जो है हमारा, जो भी हमने को एंटर किया है डेटा, वो सारा डेटा को पहले एक मेमोरी में स्टोर करेगा, उसके बाद उसे प्रोसेस करेगा। ये सारा हमारा लोडर का काम होता है, ठीक है। चलिए आगे, टाइप्स ऑफ लोडर, लोडर के भी टाइप्स होते हैं, एब्सोल्यूट लोडर, रीलोकेटिंग लोडर। Absolute loader simply accepts the machine language code produced by the assembler and places it into main memory at the location specified by the assembler। अब इसका मतलब ये है, एब्सोल्यूट लोडर वो होता है जो मशीन लैंग्वेज को ही सिर्फ जो है एक्सेप्ट करता है। और मशीन लैंग्वेज को में कौन ट्रांसलेट करता है, हाई लेवल लैंग्वेज। तो यानी ये है लोडर कि हाई लेवल लैंग्वेज के द्वारा जो हमारा कोड लिखा गया है उसको हाई लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज में लाएगा। उसके बाद ये लोडर जो है मशीन लैंग्वेज को स्टोर करेगा, असेंबलर एंड प्रोसेस इट इनटू मेन मेमोरी में इसको भेज देगा, ताकि वो काम कर सके। रीलोकेटिंग लोडर,
To avoid possible resembling of all subroutines when a single subroutine is changed, and to perform the tasks of allocation and linking for the programmer, the general class of relocating was introduced. The output of a relocating loader is the object program and information about all other programs it references. देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा कोई भी लोडर है, अगर कुछ हमारा प्रोग्राम हमने किया है तो उसको दोबारा से रिलोकेट करेगा, मतलब कुछ भी अगर हमारा लोकेशन, उसका मेमोरी का लोकेशन जो है वहाँ से चेंज करके किसी दूसरे जगह पे भेज देगा। ये रिलोकेटिंग लोडर का काम होता है। अब डायरेक्ट लिंकिंग लोडर, द सॉफ्टवेयर दैट accomplishes द जॉब ऑफ लिंकिंग द ऑब्जेक्ट routines into one load module is known as linker or linkage editor. Linker loader is a general relocatable loader and is perhaps the most popular loading scheme presently used. It has the advantage of allowing the programmer multiple procedure segments and multiple data segments, and of giving him complete freedom in referencing data. मतलब ये है कि डायरेक्ट लिंकिंग लोडर जो है, जो लोडर है वो डायरेक्ट जो भी हमारा प्रोग्राम आता है जन रिलोकेटेबल लोडर एंड इट्स परहैप्स द मोस्ट पॉपुलर लोडिंग स्कीम प्रेजेंटली यूज्ड। ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। कोई भी हमारा डाटा है उसको डायरेक्टली लिंक कर देता है, हमारा जो लोडर है वो डायरेक्टली लिंक कर देता है, मेमोरी लोकेशन पर डायरेक्टली भेज देता है। समझ रहे हो? देखिए डायनामिक लोडर, in the above loader schemes all the subroutine needed are loaded into main memory at the same time। एक ही टाइम पे जो है ये सारा जो है भेज देता है, सारा डाटा भेज देता है उसी एक ही टाइम पे। ये डायनामिक लोडर, यानी डायनामिक का नाम ही मतलब होता है चंचल, एक स्थिर पे नहीं रहता है। In the above loader scheme, all the subroutine needed are loaded into main memory at the same time. A problem arises when the total amount of memory required by all these subroutines exceeds the amount available. Dynamic loading scheme by use a binder period to loading try to solve the problem। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करने लग जाता है डायनेमिक लोडर। लोडर का काम ये, डायनेमिक लोडर का काम ये होता है अगर कुछ उसमें जैसे उसने स्टोर कर दिया एक ही बार में सारा चीज़ उस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर कर दिया, उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो तुरंत उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। चलिए आगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बढ़िया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या कैरेक्टर्स होता है? There are some high level language very popular question। छोड़िए। Simplicity, a good programming language must be simple and easy to learn and use। गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो होता है कैरेक्टर ये होता है कि बहुत ही सिंपल होना चाहिए वो लैंग्वेज, और उसमें कोई जो है हार्ड का कोई काम नहीं है। जैसे ए गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मस्ट बी सिंपल एंड इजी टू लर्न, बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। इट शुड प्रोवाइड ए प्रोग्रामर विद ए क्लियर सिंपल एंड यूनिफाइड सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स। बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बहुत ही आसान होना चाहिए। ये सारे सिंप्लिसिटी के अंदर ही आते हैं। विच कैन बी इजली ग्रैप्स, फॉर एग्जांपल बेसिक इज़ लाइक्ड बाय मैनी प्रोग्रामर्स ओनली बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी। बेसिक जो हमने अभी पढ़ा था हाई लेवल लैंग्वेज का जो टाइप्स है, बेसिक लैंग्वेज है एक हाई लेवल लैंग्वेज, ये सिंप्लिसिटी ये बहुत ही सिंपल होता है इसमें कोडिंग करना, इसलिए इसका एग्जांपल लिया गया। अब चलिए आगे। Portability, computer languages should be independent of any particular hardware or operating system। That is, programs written on one platform should be able to be tested to transfer to any other computer or platform without any or minor changes, and there is should perform accurately। ये पोर्टेबिलिटी का मतलब है बिल्कुल सही सही से जो लैंग्वेज शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब ये है कि ये जो लैंग्वेज है, ये जो हम कर रहे हैं कोई सा भी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये पोर्टेबल होना चाहिए, मतलब किसी भी कंप्यूटर पे ये काम करना चाहिए। उसी को हम बढ़िया हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, ताकि वो सब कंप्यूटर में काम कर सके। उसे हम पोर्टेबिलिटी में यूज़ करेंगे। चलिए आगे। रिलायबिलिटी, reliability is concerned with making a system failure free and thus is concerned with all possible errors।
रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि द लैंग्वेज शुड हैव द सपोर्ट ऑफ एरर डिटेक्शन एज वेल एज प्रिवेंशन। मतलब क्या है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हर तरह के काम कर सकता है, जैसे एरर को भी डिटेक्ट कर ले और उसकी स्पीड भी सही हो और हर एक कंप्यूटर पे काम करे, ये सारा रिलायबिलिटी होता है। मतलब हर जगह पे उसका जो है परफॉर्मेंस बढ़िया हो, मतलब एरर डिटेक्शन में भी बढ़िया परफॉर्मेंस हो, मतलब ताकि वो सारे जो भी कुछ भी हमारा एरर आया तो तुरंत बताते कहाँ पर एरर है या नहीं। ये सारे रिलायबिलिटी में आते हैं, इनको हम प्रोग्रामिंग गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ये सारे कैरेक्टर होने चाहिए उसके अंदर। जैसे नेचुरलनेस, ए गुड लैंग्वेज शुड बी नेचुरल फॉर द एप्लीकेशन एरिया फॉर विच इट हैज़ बीन डिजाइंड फॉर ट्रेन एंड कोबॉल एंड आर गुड एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक एंड बिजनेस लैंग्वेज। नेचुरलनेस यानी बहुत ही आसान भाषा में जो हमारा लैंग्वेज होना चाहिए, कोडिंग होनी चाहिए हमारी। वो सारे फोर्ट्रेन हो गया, कोबोल हो गया, ये सारे जो है बिजनेस लैंग्वेज हैं जो बहुत ही हाई डिग्री ऑफ नेचुरलनेस होता है, बहुत ही आसानी से इसको हम कोडिंग कर सकते हैं। अब चलिए आगे, ये सब छोड़ दीजिए, अब आगे देखिए। मेंटेनेबिलिटी मतलब मेंटेन करना, उस कोडिंग को मेंटेन करने बहुत आसान होना चाहिए, उसको संभालना बहुत आसान होना चाहिए, उसको मेंटेनेबिलिटी में रखते हैं। अब देखिए, maintainability is actually facilitated by most of the languages, which makes it easier to understand and then change the software if the original code were written in an organized way, structural programming मतलब organized way मतलब structural programming, then it would be easy to modify or add new changes. Maintainability is actually facilitated by most of the languages which makes it easier to understand. Maintainability मतलब ये होता है कि ज़्यादातर लैंग्वेजेस में जो हम कुछ भी हम लिखते हैं तो बहुत ही आसानी से हम उसको समझ सकते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर हमने कोडिंग किया है तो उसमें जो कोडिंग किया है वो सारा समझ में आना चाहिए, उसको मेंटेन करना आना चाहिए, उसमें सुधार करना आना चाहिए। इफ़ द ओरिजिनल कोड वर रिटन इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे देन इट वुड बी इजी टू मॉडिफाई और ऐड न्यू चेंजेस। मतलब ये है मेंटेनेबिलिटी का मतलब है उसके अंदर हम सुधार कर सकते हैं। जैसे अगर हमने कोई फ़ोटो का कोडिंग किया है, अगर हमें उस फ़ोटो की जगह दूसरी फ़ोटो डालनी है तो हम आसानी से उसमें डाल सकें, ऐसा कोड लिखना पड़ता है हमें, इसे हम मेंटेनेबिलिटी कहते हैं। समझ रहे हो? चलिए आगे। रीयूजेबिलिटी, द लैंग्वेज शुड फैसिलिटेट द एडेप्शन ऑफ कोड फॉर यूज इन अदर एप्लीकेशन। कोड इज रीयूजेबल व्हेन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर कोड्स। मतलब ये दोबारा से यूज कर किया जा सकता है इस कोड को। जैसे अगर कुछ किसी दूसरे मशीन में यूज करना है, जैसे किसी दूसरे कंप्यूटर में अगर इस कोड को यूज करना है तो दोबारा से यूज किया जा सके, ये हमारे इसका फीचर्स हैं। चलिए अब ख़त्म हो गया, इतना ही है इसमें, इतना कर लीजिए, बहुत है आपके लिए। ओके, ये लगभग पूरा चैप्टर कर ही लिया हमने। अगर कोई इसमें डाउट हो तो बताइए, कमेंट कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बीसीए ग्रुप में इसको शेयर कीजिए। बीसीए के जो स्टूडेंट्स हैं उसको शेयर करना ना भूलें, ना भूलें, ठीक है, ना भूलें, एकदम ना भूलें। थैंक यू।